ठीक, हाँ ठीक है, लेट स्टार्ट विद द चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। हो गया, स्टार्ट हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में सबसे पहले जो अपन को पढ़ना है वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक, सो लेट अस स्टार्ट विद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो एक होती है जैसे कि ऑन बेसिस ऑफ स्पीड, तो एक होती है फास्ट रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शंस एग्जांपल एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, मतलब ये फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ऐसे होती है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन जैसे कि रिएक्शन ऑफ H2 and O2 at रूम टेम्परेचर। ठीक है, फिर रिएक्शंस होती हैं जैसे कि होमोजेनस रिएक्शन, जैसे 2 मोल अमोनिया गैस टूट गई N2+3H2 गैस में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक बेटा, उसके अलावा रिएक्शन होती है जैसे हेट्रोजेनस रिएक्शन। यार अंतरा नहीं आई, चली गई क्या वहीं से वापस? का CO3 टूट के देता है काओ प्लस CO2। ये गैस, ये सॉलिड, ये सॉलिड, इनके फेजेस अलग अलग हो गए। तो चूंकि फेज अलग अलग हुए तो इसको बोल देंगे अपन हेट्रोजेनस रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसके अलावा रिएक्शन होती है जैसे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की कम होती है। दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। दिस इज एनर्जी एंड दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक बेटा, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डेल्टा एच रिएक्शन कहलाता है। और डेल्टा एच रिएक्शन होता है एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। चूंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट बराबर जो होगा वो कैसी वैल्यू आ जाएगी? नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये रिएक्टेंट का हो गया एनर्जी और ये हो गई किसकी? प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई। प्रोडक्ट की कम, रिएक्टेंट की ज्यादा। डेल्टा एच रिएक्शन होता है प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। प्रोडक्ट की कम, रिएक्टेंट की ज्यादा, कम माइनस ज्यादा इज इक्वल्स टू नेगेटिव। सो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। आई सपोज दैट सबको बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नीचे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखा है जो कि वहां पे दिख नहीं रहा। हाँ, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हाँ ठीक, अब प्रॉपर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गई। ठीक बेटा, आगे बढ़ जाए। इसके अलावा एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। टूट ना जाए पर मिटा दूं क्या इसको? इस तरफ का मिटा दो। एक्सोथर्मिक की बात करूं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है? तो एग्जाम्पल ऑफ
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो पहला एसिड प्लस बेस का रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। दूसरा, एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है सदा एक्सोथर्मिक होती है, और जो रिएक्शन कंबशन रिएक्शंस होती हैं आर एक्सोथर्मिक एक्सेप्ट फॉर कंबशन ऑफ N2 एंड F2। N2 में क्यों? क्योंकि NN ट्रिपल बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो इसके बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लग जाती है जितनी की एनर्जी प्रोडक्ट बनने में रिलीज नहीं हो पाती। और F2 के केस में क्यों? क्योंकि OF बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, बॉन्ड एनर्जी इज लेस। तो जब ये रिएक्शन होती है O2 और F2 की, तो O डबल बॉन्ड O टूटता है जो कि अच्छा स्टेबल बॉन्ड है, और उसकी जगह OF बॉन्ड बनते हैं जो कि अनस्टेबल बॉन्ड है। तो अनस्टेबल बॉन्ड जो बनेंगे, दो चीजें बन जा सकती है बेटा, या तो OF2 बन जाए या O2F2 बन जाए। दोनों ही केस में ये सब कचरा टाइप के बॉन्ड है और ये सुंदर बॉन्ड है। तो अच्छा बॉन्ड टूटा, बेकार बॉन्ड बना, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। करेक्ट है दीवार, क्योंकि बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है। तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लग गई तो ठूसी ज्यादा, पर निकली नहीं, तो इसका मतलब प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? ओके गाइस। अब एंडोथर्मिक, वैसे तो सारी कंबस्शन रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन सिर्फ N2 और F2 का जो कंबस्शन होता है वो कैसा होता है? एंडोथर्मिक होता है, ठीक है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल में या तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ जाती है, एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो या तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे देगा एग्जाम्पल में, और या फिर वो, हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल में एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो पहले उसका ग्राफ बना लें। तो यहां से चले, यहाँ पे अटक गए। क्लियर है बेटा? तो इसका जो डेल्टा H होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? कम है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? इसमें जो एग्जाम्पल होगा इसका, वो हो जाएगा कंबस्शन ऑफ N2 एंड F2। तो N2 ने O2 के साथ रिएक्ट करके, हा हा हा, लाफिंग गैस, नो N2O3, N2O4 या NO2। हाई टेम्परेचर पे NO2 बन जाता है, लो टेम्परेचर पे दो NO2 कंबाइन होकर N2O4 बना देता है, N2O5। या फिर O2F2 के साथ खेल सकता है और OF2 बना सकता है, या O2F2 बना सकता है। ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। या फिर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, जैसे का CO3 तोड़ दिया हीट करके काओ प्लस CO2, तो ये हीट एब्जॉर्ब करके ही रिएक्शन आगे बढ़ती है। ठीक है, जब तक हीट देते रहोगे रिएक्शन आगे बढ़ती रहेगी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई सपोज यहाँ तक सब लोग कंफर्टेबल है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, उसके बाद में बेटा रिएक्शन आती है। अच्छा, इसी में एक्सो और एंडो में छोटी सी बात और मैं आपको बता देता हूँ। देखो, नहीं मिटाएंगे, आप टेंशन ना ले। देखो,
यदि मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो ये यहां से यहां आया, तो बेटा इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, बोलो बच्चों। और इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बोलो बेटा। बात क्लियर है सब लोगों को? तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है बेटा, डेल्टा एच बराबर होता है ये एफ माइनस ये बी। अब ये एफ छोटा है, ये भी बड़ा है, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी एक्सोथर्मिक के लिए। बोलो चमका कि नहीं चमका? इसके बाद हरा रंग यूज करके देखते हैं, पर हरा रंग दिखता नहीं है, मैंने सुना। दिखता है? कहाँ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है यार, ठीक ठीक ही दिख रहा है, बहुत सुंदर नहीं है, काला रंग अच्छा दिखता है। तो ये हुई एंडोथर्मिक बेटा, ये हुई ये एफ, बोलो हो। और ये हुई ये बी। और ये क्या रिया? डेल्टा एच। डेल्टा एच बराबर क्या होता है? ये एफ माइनस ये बी, बोलो बेटा। तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो दिक्कत, नो परेशानी। मिटा दूं इसको मैं? एक्टिवेशन एनर्जी देते तभी रिएक्शन होती है, बिना उसके रिएक्शन नहीं होती। समझ लो बात को? फॉर एनी रिएक्शन टू अकर यू रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। नीट में क्वेश्चन था, उनने स्टेटमेंट दिया तो बोला था फॉल्स के ट्रू, स्टेटमेंट को उन्होंने ट्रू माना था। हालांकि कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि कई बार क्या रेडिकल की रिएक्शन होती है तो उसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। पर नीट में तो यही दिया था कि फॉर एवरी रिएक्शन टू अकर यू नीड एक्टिवेशन एनर्जी। लो भैया ये नीचे की तरफ आ गया क्योंकि हमारे पैर में फंस गया। चलो अब ठीक है, जाओ आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है बेटा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, चलो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें बेटा। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? जो रिवर्स होती है। और इरिवर्सिबल कौन सी होती है? जो रिवर्स नहीं होती है। वैसे तो दुनिया में कोई रिएक्शन ऐसी क्रिएट करना जो रिवर्सिबल ना हो पॉसिबल नहीं है, यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही मीडियम में पड़े हैं तो। कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी भाई। कोई भी चीज यदि उपस्थित है तो उसमें रिएक्ट करने की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं उसकी गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक, एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क इज गिव्स फ्री एनर्जी, एंड डूइंग अ केमिकल रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। करेक्ट है बेटा? तो रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती हैं जिनमें मान लो N2 ने रिएक्ट किया किसके साथ? H2 के साथ, और बनाया क्या? 2 मोल अमोनिया। सही है बेटा? अब हुआ क्या कि N2 जब इनिशियली H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया बिल्कुल नहीं थी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बहुत ज्यादा स्लो रहा होगा, या बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ हुआ ही नहीं होगा। जैसे ही अमोनिया बना इसकी गिव्स फ्री एनर्जी आ गई, और इसको हमें क्लोज कंटेनर में डालना पड़ेगा, नहीं तो अमोनिया भाग जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। करेक्ट है बात? तो पहली बात तो क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक जगह मौजूद होने चाहिए, दे शुड नॉट एस्केप। ठीक, तो क्लोज कंटेनर में रिएक्शन होती है। इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता है, बैकवर्ड रिएक्शन कम होता है कंटेनर। और बैकवर्ड का रेट क्या होता है? कम होता है। धीरे धीरे क्या होता है, फॉरवर्ड का रेट कम होता जाता है जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, और बैकवर्ड का रेट क्या होता है? बढ़ता जाता है। एक दिन ऐसा आता है जबकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट क्या होता है? बराबर हो जाता है। वो समय होता है जिस समय हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है बेटा? तो ये एग्जाम्पल किसका बताया मैंने? रिवर्सिबल रिएक्शन का बताया। ये कहाँ पर होती है? एक क्लोज कंटेनर में ये रिएक्शन होती है। ये प्रोसीड करती है फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक समय बाद क्या होता है? इक्विलिब्रियम आ जाता है। प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एट इक्विलिब्रियम। जिस समय इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction will become equal to rate of backward reaction। बोलो चमका कि नहीं चमका? चमक ही गया होगा। क्लियर थी बात? तो कुछ इस तरीके से अपन को इसको लिखना रहता है। उसके बाद में मैं लिखता हूं
पहले भर लूं इसको, तीरथ ने खाली कर दिया, वो पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन होती है कौन सी? इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन जनरली वो रिएक्शन होती है जो कि रिवर्स नहीं होती, ठीक है ना, जिसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। अब ऐसी रिएक्शन तभी हो सकती है जब आपने प्रोडक्ट को गैस बना के उड़ा दिया, बोलो बेटा, या फिर आपने प्रोडक्ट को सॉलिड बना करके मीडियम से बाहर कर दिया, जैसे प्रेसिपिटेट बना दिया, बोलो। ऐसी रिएक्शंस इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मैंने क्या कहा तुमसे, यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही जगह मौजूद है तो रिएक्शन में कुछ तो रिवर्सिबिलिटी होगी, क्योंकि यदि कुछ चीज है तो उसमें कुछ तो एनर्जी होगी रिएक्ट करने की, और जो भी उसमें एनर्जी होगी रिएक्ट करने की, उसके कारण वो रिएक्ट करेगी। पर यदि आपने मीडियम से प्रोडक्ट ही बाहर भगा दिया, आपने AgNO3 की रिएक्शन NaCl के साथ करी, मान लो AgCl बना, प्रेसिपिटेट बन के बाहर हो गया। अब प्रेसिपिटेट बन के यदि वो बाहर हो गया तो रिएक्शन क्या होगी, मेजरली कैसी होगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी। तो वहां क्यों बैठा है, उस जगह तुम्हें को दिखते ही नहीं। खैर, तुम लोग बात समझ में आई, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? कोई भी रिएक्शन चल रही है, जैसे आपने AgNO3 का, उसमें अपन कोई और कंपाउंड डाल दें, हाँ, फिर रिएक्शन का नेचर बदल जाएगा, और कोई कंपाउंड डाल दोगे, वो यदि रिएक्ट करने लगा तो फिर तो रिएक्शन ही बदल जाएगी। अरे वो तो डिपेंड करता है क्या डाला है, ऐसा है ना। चलो, जैसे मान लो आपने AgNO3 की रिएक्शन करी बेटा, किसके साथ, NaCl के साथ, तो क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। ये तो सॉल्युबल होता है, लेकिन AgCl जो है वो मीडियम से बाहर हो जाएगा प्रेसिपिटेट के रूप में, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन मिनिमम जाएगी, बहुत ही कम। बोलो बच्चों, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, इरिवर्सिबल। जैसे कि मान लो आपने बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड ले लिया, इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दी, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा बेटा, और बन जाएगा क्या, HCl। तो इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा आपके पास में। डन। ये अच्छा नहीं हुआ, मतलब कोई बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं हुई। इसकी जगह क्योंकि HCl प्रेजेंट है, तो HCl के अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, कुछ और सोचते हैं, BaCl2 ले लें बेटा, और रिएक्शन Na2SO4 के साथ करा देते हैं, ये ज्यादा सुंदर है, ठीक है ना। तो ये क्या बना देगा, BaSO4 बना देगा, और साथ पे क्या बन जाएगा, 2NaCl बन जाएगा, तो इसका PPT बन जाएगा आपके पास में, समझे। तो रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा कचरा हो जाएगी, रिएक्शन मेजरली काय में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बोल बेटा, सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब अपन बात करते हैं इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस की। ठीक, ये तो हो गई टाइप ऑफ रिएक्शन, छोटा छोटा अपन ने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे, ये फालतू का टाइम पास है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, है ना। अब पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस। टॉपिक डालो, टॉपिक डालो, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन। मान लो मैंने लिखा Ma प्लस Nb गिव मी Xc प्लस YD, करेक्ट है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जल्दी बताओ बेटा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा बेटा, सही है। तो सिर्फ क्या उसी पे डिपेंड करेगा या किसी और चीज पे भी डिपेंड करेगा, समझो। यदि मैं आपसे बोलूं 2 मोल अमोनिया टूटा और उसने टूट के दिया N2+3H2, तो जितनी देर में 2 मोल इसके टूटे, इसका 1 मोल बना, इसके 3 मोल बने, तो क्या तीनों का रेट एक ही है कि अलग अलग है? तीनों का रेट अलग अलग है। इसका रेट टूटने का जो है वो इसके बनने के रेट से ज्यादा है, इसका 1 मोल बनता है, इसके 2 मोल टूटते हैं। बोले बेटा, हम तो 2 टूट गए, सामने वाला एक ही टूटा, तो किसी किसी के टूटने का रेट ज्यादा होता है, किसी किसी के रूट टूटने का रेट कम भी होता है। क्लियर है बात। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, कुछ लोग के आंख में आंसू आ गए, रेट ऑफ, नहीं नहीं, अरे मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, सॉरी, मेरे भी आंख में आंसू आ गए।
Rate of forward reaction is directly proportional to what? Concentration of A into concentration of B. क्योंकि फॉरवर्ड तो इस पे डिपेंड करता है ना, उस पे थोड़ी डिपेंड करेगा, उसके कंसंट्रेशन तो बैकवर्ड रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो भैया ए का कंसंट्रेशन और बी का, इस डिब्बे का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू दी पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू दी पावर एम है ये बेटा, तो ये एन है। ठीक, अब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर लिख दूंगा के एफ, जो कि क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एम और बी की पावर एन। अब के एफ क्या है? रेट कांस्टेंट। काय के लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। सो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हमने क्या देखा? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर किसके है? के एफ ए की पावर एम बी की पावर एन के बराबर है। बोलो यार, यदि मैं लिखते हुए कैमरे के ठीक सामने आऊं तो मुझे बता देना, नहीं तो जो देख रहा होगा उसको नहीं दिखता कि मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे। तो तुम्हें तो यहाँ दिख जाएगा, ये देखो दिख रहा है ना। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ ए की पावर एम बी की पावर एन। तो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ हो गया बेटा। इसी प्रकार रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो, प्रोपोर्शनलिटी किसकी होगी? जल्दी बोलो। सी का कंसंट्रेशन, सी का कंसंट्रेशन टू दी पावर, मेरे को दिखते थोड़ी ना तुम लोग, सी की पावर बोलो। इधर देखो, दो दो जगह खाली पड़ी है, एक उधर बैठ जाओ एक उधर बैठ जाओ तो दिखोगी कम से कम। नहीं तुम पीछे क्या कर रहे हो मुझे पता ही नहीं लगेगा। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? फिर तुम पे ध्यान नहीं जाता ना बेटा, तुम कहोगे हम पे ध्यान नहीं देते, फीस तो हमसे ले ली। जय तू कहीं भी बैठ जा, तू तो छोटा है, किसी के साथ भी बैठ जा। अरे मतलब कहीं बैठ जा, इधर बैठ जा उधर बैठ जा उधर बैठ जा। अरे वो भी छोटा है, बच्चा है, तो वो तो कहीं भी बैठ सकता है। तुमने बहुत सही बात कही, पैसे भी बचेंगे इससे। ठंडी हवा ऑलरेडी बाहर से आ रही है भाई साहब। क्या बंद है? खुली है। कबूतर बैठा हुआ है वहां से बोल रहा है हेलो। देखो, रेट ऑफ भाई जो जितनी अच्छी हवा यहाँ से आती है इतनी किसी एसी से नहीं आती। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर, बोल दो बेटा कुछ तो एनर्जी खर्च करो। एक्स, एक्स तो आते ही बोलते ही नहीं है ना, एक्स आते ही मुंह में ताले लग जाते हैं। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी, सी की पावर एक्स और डी की पावर वाई। वाई लग रहा है पढ़े लिखे बच्चे। अब क्या इक्विलिब्रियम पे क्या घटना घटती है? इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम कौन दोनों बराबर हो जाता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम, इसको भी बांधना पड़ेगा शायद मुंह से। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पर? के एफ ए की पावर एम बी की पावर एन इज इक्वल टू के बी, कुछ मदद कर दे मददगार, सी और डी, सी की पावर एक्स और डी की पावर वाई। तो क्या मैं लिख सकता हूँ के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट टू दी पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट। बोलो बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट टू दी पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट व्हिच इज इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम। बोलो बेटा। सो हमने देखा के इक्विलिब्रियम बराबर क्या आया? के इक्विलिब्रियम बराबर आ गया के एफ अपॉन के बी, दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा तुम्हारा तो ड्रॉप है, तुमको तो पता है के एफ क्या होता है। तो के एफ बराबर होता है ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यदि लॉग की प्रॉपर्टी को लगाया जाए तो लॉग के एफ इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी। तुम्हें याद आया बेटा? कुछ याद आया कि नहीं आया?
खैर इसको अभी जो मासूम बच्चे 11th पे वो मत देखना, जो ड्रॉप का बच्चा है वो देख सकता है। 11th वाले बच्चे इस तरफ मत देखना, पाप लगेगा आपका ना, सिर्फ यहीं तक देख। पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं बेटा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इक्विलिब्रियम की स्टेट पर क्या हुआ, एक ग्राफ में आपको बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, खुशी होगी देख करके। उलझ गया ना बेटा? मिटा दूं क्या? ये हाउ तुमने सही कहा, कहो हाउ। ठीक है, अब क्या होता है बच्चे, अब होगा इक्विलिब्रियम आता कैसे देखना। जैसे मान लो मैंने यूं लगा दिया, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या टाइम लिख देते हैं वहां पे, टाइम भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना बेटा। अब क्या होता है कि धीरे धीरे रेट गिरता है, ये किसका रेट गिर रहा है, रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट का। क्यों गिरता है रेट? क्योंकि समय के साथ उसका कंसंट्रेशन कम होता जाता है, और प्रोडक्ट का रेट क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये वो समय आया जिसपे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया, बोलो बेटा, इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये वो टाइम है जिस पर कि क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया। क्या सबको बात समझ में आई? आई। अब सुनो बेटा, एक चीज होती है जिसका नाम होता है कैटलिस्ट। क्या नाम होता है? कैटलिस्ट। तो ये मान लो इधर से चला इधर पहुंचा, तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है जिससे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट कम एनर्जी में किया जा सकता है, या एक शॉर्टकट से किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको कभी कभी शायद ही पता, बाहुबली की माँ वाला एग्जाम्पल दिया था, खैर उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो what reactant does, oh sorry, what catalyst does is that it provides a alternate pathway with lower activation energy. It provides a alternate pathway with lower activation energy, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आप फॉरवर्ड भी तेजी से जा सकते हो और बैकवर्ड भी तेजी से जा सकते हो। इसका मतलब टाइम ऑफ अटेनिंग इक्विलिब्रियम जो होगा वो कम हो जाएगा। तो कैटलिस्ट जो करता है वो क्या करता है, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन पहले इतनी थी, बोलो बेटा, वो आज घट के कितनी हो गई है, वो आज घट के इतनी हो गई है। जो बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, वो आज घट के कितनी हो गई है, इतनी हो गई है। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड भी घटा दी और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड भी घटा दी। पहले तुम्हें इस रास्ते से जाना था, कैटलिस्ट ने एक नया रास्ता बना दिया गुफा वाला, बढ़िया इधर से चले जाओ, क्लियर है। तो आसानी से इधर से इधर जा सकते हो, इधर से इधर जा सकते हो। तुम ऐसा मान लो कि तुम किसी पहाड़ से चढ़ के ऊपर से उतर के कहीं जा रहे थे, जैसे तुम्हें चाइना जाना है, कहाँ जाना है, चाइना जाना है, चाइना, ठीक है। तो बीच में हिमालय आ जाएंगे, तो तुमने सोचा चलो हिमालय कूद करके मैं आगे बढ़ता हूँ, और पूरा हिमालय चढ़ के फिर वहां से स्लिप पट्टी की तरह स्लिप मारे और नीचे चाइना के अंदर पहुंच गया, करेक्ट थी बात। लेकिन कोई नॉलेजेबल व्यक्ति जिसको ज्ञान है इसके बारे में, मान लो मेरे को ज्ञान है या तीर्थ को ज्ञान है, तीर्थ को पता, तीर्थ बहुत बुजुर्ग है, उसको पता है कि चाइना में जाने के कौन अलग अलग रास्ते हैं, तो इसको पता है बीच से गुफा भी जाती है अंदर। मैं क्या बेटा, मैं तो भी बच्चा हूँ, मेरे को कैसे पता होगा, तो 18 साल का। तो क्या हुआ, इसको तो पता है, इसको पता है यहाँ एक गुफा है, पहले के जमाने में इसने देखी थी जब ये आया था, पुराने जमाने में 3-4 सदियों पहले। तो इसने देखा था कि इधर से भी एक रास्ता जा रहा है लेकिन अभी ढक गया है वो। तो इसने तुरंत वहां से पत्ते वत्ते हटाए, मिट्टी विट्टी हटाई, और अगले पूरा रास्ता बना हुआ, तो ये चाइना आसानी से चला गया, भाग के गया, भाग के आ गया, बोलो बेटा। तो इसने एक अल्टरनेट पाथवे ढूंढा, क्या ढूंढा, अल्टरनेट पाथवे ढूंढा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, कम थी, जिससे आसानी से जा सकता था, आसानी से आ सकता था। जब तक मैं पहाड़ चढ़ रहा था तब तक ये 4 बार चाइना जाके आ भी गए। इसमें डेल्टा एच की वैल्यू पे चाचा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो डेल्टा एच क्या होता है बेटा, डेल्टा एच का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच का मतलब हुआ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का डिफरेंस।
प्रोडक्ट आज भी रिएक्टेंट वही है जो पहले था, प्रोडक्ट भी आज वही है जो पहले था। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उनकी एनर्जी पे फर्क पड़ता है, तो डेल्टा एच की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किन किन चीजों पे फर्क पड़ता है, किन किन चीजों पे फर्क नहीं पड़ता है कैटलिस्ट के यूज करने से, सबसे पहले मैं आपको बताऊं। फर्क पड़ता है किन पे फर्क पड़ता है? टाइम अटेनिंग इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है मतलब अफेक्टेड, इंग्लिश में लिख देता हूं, अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड। कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। अफेक्टेड, मेरे को तो पड़ता है, मैं इमोशनल प्राणी हूं। टाइम, एक सेकेंड, टाइम ऑफ अटेनिंग इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? वाई आखिर क्या कहा है तुमने? इट डिक्रीजेस, जबकि यहाँ पे देंगे पहला। दूसरा, अफेक्टेड, क्या अफेक्ट होता है? ये एफ डिक्रीजेस, और ये भी, अल्लाह क्या बात कर रहा है, वो भी डिक्रीजेस। देखना दोनों डिक्रीज हो गई, ये भी डिक्रीज हो गई। अच्छा मैंने काले रंग से बता दी इसलिए समझ नहीं आई। देख, दोनों डिक्रीज हुई। पहले दोनों जो, मैंने काले रंग से बता दिया ना, इसको समझ लेते हैं। नीले रंग से बताता हूँ, तेरे लकी रंग है। ये देख, अब दोनों नीले वाले डंडे पहले से छोटे हो गए, लाल लाल डंडे हो गए, और लाल लाल डंडे दोनों छोटे हैं नीले नीले डंडों से, तो इसका मतलब क्या हुआ? छोटे हो गए ना बेटा, ठीक है ना? अब तीसरा, के एफ की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा? के एफ बढ़ गया। के बी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा? वो भी बढ़ गया। के एफ और के बी दोनों बढ़ गए, किस पे फर्क नहीं पड़ा? हुआ यार, डेल्टा एच नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट भी वही है, प्रोडक्ट भी वही है। डेल्टा जी सेम, सेम। डेल्टा एच रिएक्शन नॉट अफेक्टेड, सेम, करेक्ट है। के इक्विलिब्रियम नॉट अफेक्टेड, के इक्विलिब्रियम नॉट अफेक्टेड, क्लियर है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम। concentration of reactant and product at equilibrium are सेम, वो सेम रहेंगे बेटा। रिएक्टेंट जो था वही रहा, प्रोडक्ट जो था वही रहा, जो उनकी एनर्जी पहले थी वही रही। ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कुछ नहीं बदला रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए, वो बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है। कैटलिस्ट तो बेटा सेम ही रहता है, कैटलिस्ट तो बदलता नहीं है, बिल्कुल इट रिमेन सेम, है ना? कैटलिस्ट का तो बात ही है कि वो अपना काम करता है, वापस से रिएक्टेंट हो जाता है। हाँ बेटा, टेम्परेचर कोई चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि रिएक्शन जितनी एक्सोथर्मिक पहले थी उतनी एक्सोथर्मिक आज है, डेल्टा एच की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज आल्सो नॉट अफेक्टेड। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन नॉट अफेक्टेड, बस ये है। तुम हिमालय क्रॉस करके जाते तो भी उतने ही जाते, ऐसे ही पहुंचते जितने अभी पहुंचे हो। ठीक है बेटा, कोई वियर एंड टीयर एक्स्ट्रा नहीं होता तुम्हारे अंदर। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? अब मैं आपको पढ़ाता हूँ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा बेटा, मिटा दूंगा मैं। चलो नहीं सर, तो मैं बैठ जाता हूँ। लो भाई, हम बैठ गए।
कौन रो रही है? मजाक कर रहा हूँ। गाना अच्छा गा रहा तो गाना गा रहा था। लेकिन बेटा आराम से लिख, मैं भी थक गया हूँ, आराम से बैठना चाहता हूँ। तुम लोग भी थक गए? तुम लोग कैसे थक गए बेटा? तुम लोग का खड़े खड़े होके पढ़ रहे थे। तुम लोग बैठे बैठे ही थक जाते हो। हाँ ये तो सही है, ये तो सही है। ये तो तुमने टेक्निकली तो सही बात बोली। उम्र का असर है ये, क्योंकि ज्यादा है ना, इसलिए तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है। मेरा क्या है, मैं तो यंगस्टर हूँ, यंगस्टर। हाँ मोबाइल कम चलाता हूँ। मैं स्नैप एक दो बार ही खोलता हूँ बस। यार स्नैप बना लो यार, क्लास पढ़ाते हुए अच्छा लगेगा। पर देखना बाल पूरे हैं। फिल्टर भी सही वाला लगाना, वो फालतू के नहीं, अली टाइप। अच्छा सुनो तो बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम के क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है ना? व्हाट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है? एक सेकंड, सही है। शायद थोड़ा सा ये तमीज से बिहेव करे, थोड़ा और ढीला कर दो। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में बेटा, सबसे पहले इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनेमिक होता है नेचर में, है ना? एक लाइन। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है, ये सबको ही पता है इक्विलिब्रियम पे। क्या बेटा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है, ये सबको पता है ना? तो हम अपन लिखते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर क्या होता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है? अच्छा, एक बात, इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है बेटा नेचर में। कैसा होता है? पहला ये हो गया। दूसरा, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। कैसा होता है? डायनेमिक होता है नेचर में। डायनेमिक का मतलब समझते हो बेटा, क्यों डायनेमिक होता है इक्विलिब्रियम? हाँ, क्या होता है कि जैसे कि मान लो 2 मोल अमोनिया टूटा टू गिव N2+3H2, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम आने पर अमोनिया ऐसा नहीं कि टूटना बंद हो जाता है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं, लोग टूटते रहते हैं। लेकिन जितने वो टूटते हैं अंदर ही अंदर, उतने ही वो बन जाते हैं अंदर ही अंदर, एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है बेटा? जितना टूटना था टूट चुका, अब इक्विलिब्रियम आ चुका, अब दुनिया के साथ हम इक्विलिब्रियम पे हैं। क्लियर है? तो जितने टूटने थे उतने टूट गए अंदर ही अंदर। लेकिन अब कितने भी टूटे, जितने भी टूटेंगे उतने ही बन जाएंगे उतने ही समय में। मतलब नेट हम में कोई चेंज नहीं आने वाला, मतलब हमारा कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा जी। जितने बनने थे उतने बन गए, यदि एक्स्ट्रा बने तो एक्स्ट्रा तुरंत टूट करके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऐसा कोई नहीं कह सकता जितने मोल अमोनिया टूटा उतने मोल N2 बन गए, ये बकवास है। सत्य ये है कि जितने मोल टूटे उतने मोल बन गए, जितने मोल बने उतने मोल टूट गए एट इक्विलिब्रियम। सही है जी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेट एनर्जी जो होती है, गिव्स फ्री एनर्जी, वो जीरो हो जाती है दोनों का डिफरेंस। अच्छा, ये गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है? फिर बात ये उठेगी। एनर्जी के दो कंपोनेंट, एक यूजफुल एक नॉन यूजफुल। एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क इज गिव्स फ्री एनर्जी, एंड डूइंग अ केमिकल रिएक्शन इज अ यूजफुल वर्क। तो बेटा इस तरह की गिव्स फ्री एनर्जी जब तक ज्यादा थी तब तक फॉरवर्ड ज्यादा जाते थे, और इसकी कम थी तब तक बैकवर्ड कम जाते थे, जाते थे पर कम जाते थे।
एक दिन ऐसो आयो, इस तरफ की और इस तरफ की गिब्स एनर्जी बराबर हो गई, इसकी और इनकी मिला के बराबर हो गई। जब बराबर हो गई, इसके बाद यदि कुछ भी टूटा तो इस तरफ की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये तुरंत टूट करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कितना टूटेगा ये उससे मतलब नहीं, ये जितना टूटा था उतना ही बन जाएगा। बोलो आओ, क्लियर की बात। वैसे तो इसका 2 मोल टूटा तो इसका 1, इसका 3 बना, तो जैसे इसका 2 टूटेगा, इसका 1, इसका 3 टूट करके इसका 2 बना देगा एट इक्विलिब्रियम। और इस तरीके से इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, delta G which is equals to Gibbs free energy of product minus Gibbs free energy reactant is equals to 0। तो इसलिए कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की बराबर हो जाती है। तो ये बराबर है, 0 नहीं है, नहीं समझे। गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट 0 नहीं हुई है और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 0 नहीं हुई है, इनका डिफरेंस 0 हुआ है। चूंकि एनर्जी है तो रिएक्ट करता रहेगा, तो टूटता रहेगा। इसकी भी एनर्जी है तो ये टूटता रहेगा, ये टूटेगा तो ये बनेगा और ये टूटेगा तो ये बनेगा। चमका कि नहीं चमका? हेंस इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जितना टूटता है उतना ही बन जाता है, फटाफट फटाफट। तो मैंने बोला इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। एक एग्जांपल देता हूं बेटा। मान लो N2 की रिएक्शन हुई किसके साथ, 2 मोल, सॉरी 3 मोल H2 के साथ रिएक्शन हुई। मान लो 3 मोल H2 के साथ रिएक्शन हुई, उसने बनाया 2 मोल अमोनिया। बोलो हो, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। इस समय तीरथ आया और तीरथ ने इसके अंदर T2 ढोल दिया। T2 क्या है, ट्राइटियम। ट्राइटियम रेडियो एक्टिव होता है। अब हमने ये माना कि ट्रिटियम की और H2 की सारी प्रॉपर्टीज समान है, हम मान लेते हैं हाइपोथेटिकली। तो क्या होगा, तो N2 और H2 की रिएक्शन बंद हो गई क्या इक्विलिब्रियम पे? नहीं, बंद नहीं हुई, अभी भी रिएक्शन चल रही है, पर जितने मोल टूटते हैं उतने ही मोल बन जाते हैं। अब ये टूटा, जब ये टूटा तो अमोनिया बना। बोलो बेटा, अमोनिया टूटेगा तो ये बनेगा, तो N2 H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो N2 में T2 के साथ रिएक्ट करने की भी टेंडेंसी बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर है। तुम्हें नहीं आया? आ गया। इनिशियली तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा जब तुमने T2 इसके अंदर ढोला। इनिशियली तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा जब आपने T2 इसके अंदर ढोला, लेकिन इस तरह की एनर्जी बढ़ी तो रिएक्शन थोड़ी फॉरवर्ड में और जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब इसका कंसंट्रेशन और बढ़ेगा, उसमें T आ जाएगा, क्योंकि N2 सिर्फ H2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, N2 बल्कि T2 के साथ भी रिएक्ट करेगा। बोलो हाउ। एक सवाल ये हुआ। एक सवाल और एग्जामिनर पूछे कि मान लो मुझे मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे, मैंने कहा इक्विलिब्रियम आ गया, मैंने 1 मोल H2 निकाला और 1 मोल T2 ढोल दिया, अब क्या फर्क पड़ेगा? अब भी फर्क पड़ेगा, अब भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, तो रिएक्शन होती रहेगी, तो N के साथ H के अलावा T भी जुड़ने लग जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बनने लग जाएंगे, यहाँ पर आप देखोगे थोड़ी देर बाद NH2 T बन जाएगा, NH T2 बन जाएगा, NT3 बन जाएगा, और यहाँ भी हम देखें तो HD बनना चालू हो जाएगा। सॉरी, D कहाँ से आया, HT बनना चालू हो जाएगा। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? एनसीईआरटी के अंदर पूरा डिस्कशन दिया हुआ है, हमको ज्ञान होना चाहिए इसका। क्या सब लोगों को बात क्लियर है बेटा? तो इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है नेचर में। इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, बस वो इक्विलिब्रियम को लेसर टाइम में अटेन करने में मदद करता है। कहो तो 2 मिनट के लिए ऐसे ही चला लें, इंसान टाइप की फील आएगी। तो ठंड लग रही है क्या? तो तभी ठीक नहीं है क्या? अच्छा, तो नंबर 3 क्या है? नंबर 3 क्या पॉइंट बोला था अभी मैंने? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा। अच्छा, वंस इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन नहीं इक्वल्स टू, नहीं मेरे भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कलर ऑफ रिएक्शन मीडियम, डेंसिटी, टेम्परेचर
रिमेन्स कांस्टेंट, जैसा पहले था वैसे ही बना रहेगा, क्योंकि भाई जितना N2 टूटेगा उतना ही N2 बन जाएगा। तो यदि N2 का टूटना एंडोथर्मिक है तो N2 का बनना एक्सोथर्मिक है। जितना टूटा उतना ही बना, तो जितनी एनर्जी लगी उतनी एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सबको बात समझ में आ गई बेटा? तो जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है उनमें चेंज नहीं आता है। सही है बेटा? तो ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम्स कांस्टेंट। वो क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती है। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम्स कांस्टेंट। क्या सबको आ गई बेटा बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। अच्छा, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम और होमोजेनस इक्विलिब्रियम भी दो शब्द होते हैं। अब होमोजेनस में क्या होगा सोचो। क्या बात की तुमने, बहुत बढ़िया। फेज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम रहेंगे। और हेट्रोजेनस में क्या होगा, अलग अलग फेज हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। जैसे कि होमोजेनस इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल मैं दे दूं, टाइम पास है फालतू का। वाह यार क्या बात कही तुमने, हैं? होमोजेनस इक्विलिब्रियम, बहुत बड़ी बात कह गए हो आज तुम। तो विशाल ने क्या कहा, विशाल ने कहा N2+3H2 ने दिया 2 मोल अमोनिया, सब गैस गैस है, तो होमोजेनस इक्विलिब्रियम हुआ। छा गए विशाल, हैं? और जैसे मान लो, यार ये 720 तो नीट के बच्चों का एक दर्द हो गया है सही में। ये बन गया एसिटिक एसिड और ये बन गई एल्कोहल। अरे साइड प्लीज, क्या उल्टे लटक जाए क्या? मास्टर है यार, उल्लू थोड़ी ना उल्टे लटक के पढ़ाएंगे। इतना सामने तो आना पड़ेगा। ठीक, ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, एसिडिक मीडियम में होगी। समझ लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे मस्त दिमाग पे छाप देंगे। चलो बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। एक टर्म होता है एक्टिव मास, मिटा दे क्या बेटा? टोप लो टोप लो, टोप लो, तब तो हम जल ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, प्योर सॉलिड का और लिक्विड, मतलब सॉलिड का और लिक्विड का। लिक्विड प्योर, सॉलिड जैसा भी है। चलो भाई, अब आते हैं एक नए शब्द पे। बता दे बेटा, नए शब्द का नाम है एक्टिव मास। क्या नाम है? एक्टिव मास। अब ये तो बहुत वफादारी से चिपक गया, मान ही नहीं रहा। पर इस पे मैं सोच रहा हूँ सरसों का तेल लगा दूंगा। फिर सही रहेगी। अब वो है नहीं मेरे पास तो क्या करेंगे। चलो, अभी तो मिट गया। अब क्या बात कर रहे हैं, एक्टिव मास। व्हाट इज एक्टिव मास? एक्टिव मास बराबर होता है एक्चुअली एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा? अब जो ये एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है, वैल्यू ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1/c फॉर
वैल्यू ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 1/c फॉर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड। ठीक है बेटा। एंड वैल्यू ऑफ activity coefficient is equals to 1 for dilute solutions. For rest of the solution it lies between 0 and 1. ठीक है ना। बट वो वैल्यू एग्जामिनर देगा आपको, ना दे तो आप फिर डायरेक्ट मान लेना सॉल्यूशन में कि एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। ठीक है ना। तो जनरली वी टेक इट एज जनरली if value of activity coefficient is not given and it is not solid or pure liquid, we say active mass is equal to molarity only. मोलैरिटी तुमको पता है n बाई वॉल्यूम इन लीटर्स होता है। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ये मोल किसके हैं? सॉल्यूट के मोल हैं। सही है बेटा। तो ये हो जाएगा W बाई एम इंटू 1/v इन लीटर। मान लो कोई एग्जामिनर ने ml में दे दिया वॉल्यूम, तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000 से डिवाइड करके। बेटा वॉल्यूम में ml में दे दिया, हाँ, तो ml में वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, तो 1000 ऊपर चला जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इन ml। देखें सुंदर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ठीक है। वॉल्यूम इन ml आ जाएगा। थोड़ा सा और सरका दे क्या इसको? देखो वो इतना खाली दिख रहा है वहां पे। तो बोर्ड के बाहर निकल। चलो अब सही है, अब बढ़िया दिख रहा है। क्लियर है बेटा आपकी बात? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। अब बेटा इसके बाद मोलैरिटी तो आ गई आपको समझ में, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ठीक है ना। इन केस ऑफ गैसेस we can also take partial pressure of gases which is equals to mole fraction of gas, अरे बोलो ना डेल्टन्स लॉ, into P total बराबर PP of gas, that is partial pressure of gas। अच्छा गैस का कंसंट्रेशन भी होता है बेटा, गैस के मोल कम और ज्यादा हो जाते हैं ना समय के साथ जी। चलो जी लिख लो जी। ठीक है ना। एक एंगल ऐसा भी दे देते हैं कई बार, वो ऐसा कह देता है देखो जी, जैसे ये था, अब इसी को उसने क्या किया, लिख दिया W बाई एम इंटू वी इन लीटर। अब जो W बाई वी इन लीटर था उसको उसने बोल दिया, मैं इसको बोलूंगा डेंसिटी। क्या बोलूंगा? डेंसिटी। तो उसने बोला दिस इज डेंसिटी अपॉन मोलर मास। और ये क्या हुआ? एक्टिव मास। तो उसने कहा डेंसिटी सॉलिड की जो होती है कांस्टेंट होती है। मान लो तुम्हारे बर्थडे का केक मैं आधा खा गया, तो बाकी केक में पानी थोड़ी ना भर जाएगा, उतना ही स्वादिष्ट उतना ही बढ़िया रहेगा जितना कि मेरे खाने के पहले था। अपॉन मोलर मास। यदि कोई प्योर लिक्विड है तो बेटा आप आधा पानी पी गए तो बाकी का पानी में पानी थोड़ी ना भर जाएगा। मतलब तुम ये थोड़ी ना कहोगे ये उतना गाढ़ा पानी नहीं जितना गाढ़ा पानी पहले था, पहले मजेदार था अब तो मजा ही नहीं आ रहा। मतलब समझ रहे हो, रात के 3 बज गए, थोड़े पुअर जोक्स बताने पड़ते हैं। सो डेंसिटी अपॉन मोलर मास, करेक्ट थी बात। तो डेंसिटी अपॉन मोलर मास, डेंसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट है ना, सॉलिड की और प्योर लिक्विड की, और मोलर मास भी कांस्टेंट होता है।
तो एक्टिव मास क्यों बदलेगा, तो ये एक एनालॉजी ये भी दे देते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर एक्टिव मास को मोलैरिटी के टर्म में ही क्या दिखाना है, नहीं, अपन मोलैरिटी, मोलैलिटी, इसके अलावा ग्राम मोल पर लीटर, ये तो एक ही बात हो गई है ना। कभी कभी अपन पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी लिख देते हैं। ठीक, यदि मैं आपसे ऐसे ही बोलूं, एक सवाल नीचे दाग देता हूँ, क्या पता आपको पसंद आ जाए, नीले कलर के मार्कर से लिखता हूँ, अच्छी फील आएगी। ये एक डब्बा है स्टील का, और इसमें लिखा है 58.5 ग्राम NaCl। बताओ एक्टिव मास क्या होगा, फाइंड एक्टिव मास ऑफ NaCl। बोलो बेटा क्या होगा, नहीं 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 नहीं, ये तो आसान हो जाएगा आपके लिए, 5.85 ग्राम। अब बताओ, 0.1, 0.1, जल्दी निकाल लिया यार तुम लोगों ने, बहुत चीते हो तुम, इसका आंसर होगा 1। अबे मैंने सोल्यूशन थोड़ी ना बोला, मैं बोला वेसल के अंदर 5.8 ग्राम NaCl रखा हुआ है, तो सॉलिड है ना, सॉलिड है तो, अरे नहीं आया, मैंने कभी बोला ये NaCl सोल्यूशन है, नहीं बोला ना, तो नहीं बोला तो पत्थर है, और पत्थर का एक्टिव मास क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए इसका एक्टिव मास क्या आएगा, 1 आएगा। पहले तुम्हारा आंसर 1 आ गया, तो फिर मैंने कहा तुमने क्या सोच के 1 बोला वो समझ में नहीं आया। यदि तुम मतलब यहाँ सोल्यूशन दिया होता तो फिर इसका आंसर आता 0.1, लेकिन सोल्यूशन नहीं दिया है तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। चलो आओ और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा। 8.5 ग्राम अमोनिया ठुसा दी किसी ने, लो एक और घटिया सा क्वेश्चन बेटा, आओ कर लें। 8.5 ग्राम अमोनिया जो है वो किसी ने रख दी कितने में, 0.5 लीटर वेसल में। बताओ चचा इसका एक्टिव मास क्या होगा, अमोनिया का फेज, कभी अमोनिया तूने ऐसे पत्थर में मार के देखी क्या एक दूसरे पे, या लिक्विड फेज में एक दूसरे पे मारा, नॉर्मल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बड़ा इस पर अमोनिया किस गैस पे ही रहेगी। कभी देखी अमोनिया, फील तो की होगी, नहीं, अरे पब्लिक वॉशरूम में जो बदबू आती है उसी कारण तो आती है। हाँ मतलब फील मतलब नोज से फील करना, ऐसा है, सेंसेशंस। हाँ भैया, फाइंड एक्टिव मास ऑफ NaCl, नहीं ये वाली, बोलो इसका एक्टिव मास क्या होगा। अब ये मत बोलना सर शुद्ध अमोनिया है, एक होगा, गैस है वो, लिक्विड नहीं है, तो प्योर अमोनिया लाए हम। 5.85, पहले ये क्या हो गया, अमोनिया कहाँ गई, अच्छा वो यहाँ है, आओ इधर आओ, मोल रात के 3:30 बजे, सही बोल रहा है, थोड़ा सा इंटू 1/0.5, और 0.5 ऊपर जाके कितना हो जाता है, 500 हो जाता है, बहुत बढ़िया, 5/10 आएगा ना, 2 हो जाएगा। चलो इसने इसको 2 बार मार दिया, 2 ने इसको मार दिया, बराबर कितना हो जाएगा, 1m। चमका कि नहीं चमका। अब ये 1m आ गया गलती से, इसका मतलब फिर मत बोल देना ये प्योर लिक्विड था, गैस है। चलो घटिया 2 क्वेश्चन सॉल्व करे, बहुत मजा आया। चलो अब अपन पढ़ते हैं बेटा, चलो लिखो, लिखो लिखो, टाइम पास मत करो, टाइम पास मत करो, जल्दी से लिखो, उसके बाद मैं आपको लोमा पढ़ाऊंगा, लोमा। हाँ इसको दिया था गुलबर्ग और वागे ने, लिखो लिखो लोमा। आया कुछ समझ में, ग्रेट। अब तो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी तेरे पास, भेज के घर पे आराम से देख रात भर, मतलब रात भर क्या, हाँ रात तो हो गई, पढ़े क्या, आओ पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं। ऑनलाइन में एक फायदा हो जाता है, ऑनलाइन क्लास में टाइम पास नहीं होता, जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ता है। मिटाओ मिटाओ, मेरे को तो ऑनलाइन देखने में ऐसा लगता है बिल्कुल उल्टी आने लग जाती है, सही बता रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता बच्चे ऑनलाइन देख कैसे लेते हैं लेक्चर, शायद लाइव में देख लेते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर में तो मतलब मैं देखते ही बेहोश हो जाता हूँ। हाँ बेटा, हाँ कुछ लोग तो करते हैं, हेलो बच्चों तो करते हैं ठीक है। नहीं लेकिन लाइव में मतलब
इंसान को थोड़ा ठीक लगता है, रिलेटेबल, उसका थोड़ा इन्वॉल्वमेंट टाइप का दिखाई देता है। रिकॉर्डेड लेक्चर में उसे समझ में नहीं आता ज्यादा बंदा, मेरे को तो थोड़ा बेकार ही लगता था जब भी मैंने लेक्चर देखे। अब बताया ना, फिजिक्स में मैंने बहुत सारे लेक्चर पढ़े थे इसके। मैंने फिजिक्स पढ़ा ना पूरे कोरोना में, पूरा फिजिक्स पढ़ा, बहुत सारे टीचर से पढ़ा मैंने, मतलब मेनली तो मैंने क्या एनवी सर से पढ़ा था। अच्छा लगता था उनका स्टाइल मेरे को पढ़ाने का। तो उनका उनके स्टाइल से मतलब सही बोलूँ तो लगता है कि हाँ लाइव क्लास चल रही है, जिंदा क्लास चल रही है। बाकी तो ऐसे लगती है मर गई। जबरदस्ती का ह्यूमर समझ में नहीं आता ना, मतलब वो तो अंदर से आना चाहिए। खैर, केमिकल इक्विलिब्रियम करेक्ट बेटा इतनी बात। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो मैं बोल रहा था लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब लोमा। क्या? लोमा। लोमा किसने दिया था बेटा? गुलबर्ग और वागे। देखो इट वाज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे। बेटा 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 लिखो, गुलकंद नहीं है, गुलबर्ग है। तुम लोग मतलब बहुत ही बड़े वाले हैं। लिखो GULDBERG, GULDBERG, गुल्डबर्ग। ठीक है, हमें तो गुलकंद समझ में आ रही है। एंड वागे, एंड वागे, ये वागा बॉर्डर नहीं है, WAAGE वागे। ठीक है, लिखो बेटा, इट स्टेट्स दैट, जल्दी लिखो चीते की रफ्तार से। इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है ये? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of active mass, to the product of active mass of the reacting substance, of the reacting substance। अरे यार एक ही बार में लिख लिया यार। It states that rate of chemical reaction is directly proportional to the product of active mass of reacting substance raised to a power equal to, raised to a power equal to stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation, in a balanced chemical equation raised to the power equal to stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation। कमाल की बात ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, थोड़ी देर पहले ही तो मैंने आपको लोमा पढ़ा दिया बेटा। जब मैंने आपको बताया था M1A प्लस M2B गिव्स मी N2C प्लस N2D। अब आप स्टेटमेंट पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर N2 आइला N1 होगा ये, की पावर N1 और D की पावर N2 अपॉन A की पावर M1 और B की पावर N2। हाँ M2 है तो M2 लिख लो, M2 करेक्ट है। चलो बेटा, ये पहले ही पढ़ा चुके, अब इस पे कौन टाइम पास करे बैठ के। अब इसी को आगे बड़ा बड़ा करके लिख दिया, और KF/KB बराबर K इक्विलिब्रियम, पता है ना, बस तो ठीक है। अब बेटा इसको भी अपन दो फॉर्मेट में लिखते हैं। K को, जो K इक्विलिब्रियम होता है इसको मैं दो फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। If active mass is given in concentration term, बोले तो मोल पर लीटर, तो केसी बोलते हैं उसको, केसी केसी केसी। If active mass is given in terms of 50 partial pressure, तो इसको अपन केपी बोल देते हैं। सही है बेटा। चलो रिलेशनशिप निकाले केपी और केसी के बीच में। क्या निकाले? टाइम हो गया क्या? अच्छा, 7 बज गए, सुबह के 4 बज गए। चलो, तो आज रात भर अपन ने पढ़ाई करी, अच्छा लगा, पढ़े, ठीक है।
साइड प्लीज ले लो। क्लियर है? अब बंद कर दे बेटा रिकॉर्डिंग। चलो टाटा बाय बाय। तीरथ यहीं से करना पॉज।